स्वागत। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक कैसे बने। और इसमें भी हमारा खास ध्यान रहेगा यूपी टेट परीक्षा पर। हमारे पास जानकारी का एक स्रोत है, यूपी डीएलएड पाठशाला नाम के यूट्यूब चैनल का एक वीडियो अंश। ये चैनल लगता है भावी शिक्षकों को गाइड करता है। हम्म। तो चलिए देखते हैं इस स्रोत में क्या जानकारी है। बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी है उन हजारों लाखों युवाओं के लिए जो टीचिंग में अपना करियर देखते हैं, खासकर यूपी के सरकारी स्कूलों में। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर यूपी टेट की बारीकियां, उसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता और पूरी चयन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ताकि एक साफ तस्वीर सामने आ सके। जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये यूपी टेट आखिर है क्या चीज? देखिए, यूपी टेट का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा। हाँ, जैसा नाम से ही साफ है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका मकसद सिर्फ ये जांचना है कि जो उम्मीदवार हैं, क्या वो कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी लेवल जी। और कक्षा 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए जो न्यूनतम योग्यता और समझ चाहिए वो रखते हैं या नहीं। अच्छा। आप इसे यूं समझ लीजिए कि ये टीचर बनने की राह में पहला ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, एक जरूरी पड़ाव। ओके, तो ये पहला दरवाजा है एक तरह से। और आपने दो लेवल बताए, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। स्रोत में भी इसका जिक्र है कि परीक्षा दो पेपर्स में होती है, पेपर 1 और पेपर 2। जी हाँ, बिल्कुल सही। पेपर 1 होता है उन लोगों के लिए जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, हम्म। और पेपर 2 उनके लिए जो क्लास 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। और ये बंटवारा जरूरी भी है क्योंकि दोनों लेवल्स पर पढ़ाने के लिए स्किल्स थोड़ी अलग चाहिए होती हैं। प्राइमरी में बच्चों की नींव बनानी होती है, हाँ बिल्कुल। और अपर प्राइमरी में थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज और उसको समझाने का तरीका ज्यादा मायने रखता है। समझ गई। अब बात करते हैं कि कौन ये परीक्षा दे सकता है, मतलब उम्र का क्या क्राइटेरिया है। स्रोत बता रहा है कि कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। जी, 21 से 40 साल। ये आयु सीमा देखी जाए तो काफी बड़ा दायरा कवर करती है। हाँ, काफी बड़ा है। इसका एक मतलब ये भी है कि शायद सरकार न सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को बल्कि उन लोगों को भी मौका देना चाहती है जो शायद कुछ साल कहीं और काम करके या गैप के बाद टीचिंग में आना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, अनुभव भी आ सकता है इससे। बिल्कुल। नए जोश के साथ अनुभव का भी स्वागत है। ये तो हुई उम्र की बात। अब सबसे जरूरी मुद्दे पर आते हैं, पढ़ने लिखने वाली योग्यता, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यहाँ स्रोत एक बहुत खास बात कह रहा है। वो कह रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ग्रेजुएशन और साथ में DELED होना जरूरी है। ये थोड़ा सा मतलब चौंकाता है, खासकर पेपर 2 के लिए। हाँ, ये पॉइंट सच में नोट करने वाला है, और शायद इस स्रोत की एक स्पेसिफिक जानकारी है। देखिए, डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जी। ये खास तौर पर प्राइमरी क्लासेस के लिए ही डिजाइन किया गया है। जी। और स्रोत साफ कह रहा है कि दोनों ही पेपर के लिए ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड चाहिए। जी। जबकि आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि पेपर 2 जो क्लास 6 से 8 के लिए है, उसके लिए बीएड वाले यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले भी एलिजिबल होते हैं। अच्छा, अब परीक्षा के पैटर्न पर आते हैं। ये एग्जाम होता कैसा है। स्रोत बता रहा है कि कुल 150 सवाल होते हैं, हर सवाल 1 नंबर का। तो 150 नंबर का पेपर हुआ। सही। और टाइम मिलता है 2.5 घंटे। बिल्कुल। 150 सवाल, 150 नंबर और 150 मिनट, यानी हर सवाल के लिए एवरेज 1 मिनट। हाँ, हिसाब तो यही बैठता है। तो ये कैंडिडेट की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का टेस्ट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। और एक बहुत बड़ी राहत की बात जो स्रोत बता रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका क्या असर पड़ता है उम्मीदवारों पर? ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नेगेटिव मार्किंग ना होने का सीधा मतलब है कि अगर आपने कोई जवाब गलत दिया तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। अच्छा। इससे कैंडिडेट बिना डरे सभी 150 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिन सवालों में डाउट है उनमें भी कैलकुलेटेड गैस ले सकते हैं। हाँ, तुक्का लगाने में डर नहीं लगेगा। जी। इससे ओवरऑल स्कोर बढ़ने के चांस रहते हैं और थोड़ा एग्जाम का प्रेशर भी कम होता है। बिल्कुल। ये तो स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मदद करेगा। अच्छा, पास होने के लिए कितने नंबर लाने होते हैं? जनरल कैटेगरी के लिए 60% बताया गया है। जी, 60%, यानी 150 में से 90 नंबर। ठीक है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजन, उनके लिए पासिंग मार्क्स 55% रखे गए हैं। 55%? मतलब 150 में से कितने हुए? ये हुए 82.5, लेकिन आमतौर पर इसे 82 मान लिया जाता है।
150 में से 82 नंबर। अच्छा, 82 नंबर। ये जो थोड़ा कम कट ऑफ है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, ये भारत में ज्यादातर सरकारी परीक्षाओं में होता ही है, सोशल इंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। हाँ देखिए, स्रोत के अनुसार सरकारी टीचर बनने की प्रक्रिया कई स्टेप्स में होती है। आपके पास एक मान्यता प्राप्त टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे बीटीसी, जिसे अब यूपी में डीईएलएड कहते हैं, या फिर बीएड की डिग्री। ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ट्रेनिंग पूरी हो गई फिर? इस ट्रेनिंग के बाद आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना होगा। ये राज्य का अपना टेट हो सकता है, जैसे यूपी का यूपीटी टेट, या फिर केंद्र सरकार का सीटी टेट। स्रोत यहाँ क्लियर कर रहा है कि यूपी में सरकारी टीचर बनना है तो यूपी टीटेट पास करना जरूरी है। मतलब सीटेट से काम नहीं चलेगा यूपी में। इस स्रोत के हिसाब से यूपी टीटेट पर जोर है। वैसे कभी कभी राज्य सरकारें सीटीटी को भी मान्यता दे देती हैं, पर यहाँ यूपीटीटी को जरूरी बताया गया है। ओके, यूपीटी टेट पास कर लिया, अब यूपी टीटेट पास करने के बाद आप सीधे टीचर नहीं बनते, आप एलिजिबल हो जाते हैं सरकार जब भी शिक्षक भर्ती निकालेगी उसके लिए अप्लाई करने के। अच्छा, भर्ती अलग से निकलती है। जी हाँ, उसे उत्तर प्रदेश में आम भाषा में सुपर टेट भी कहते हैं। तो यूपी टीटेट पास करने वाले इस सुपर टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब एक और परीक्षा। बिल्कुल, चौथा कदम यही है, आपको ये मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी सुपर टेट देनी होती है। ये एक अलग लिखित परीक्षा है, इसका अपना सिलेबस होता है, अपना पैटर्न, अपना डिफिकल्टी लेवल, और फाइनल सिलेक्शन में इस सुपर टेट के मार्क्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ओ, तो यूपी टेट से भी ज्यादा जरूरी ये सुपर टेट हुआ। सिलेक्शन के लिहाज से हाँ, यूपी टेट तो क्वालिफाइंग है, सुपर टेट मेरिट बनाता है। ठीक है, सुपर टेट भी दे दिया, और फिर? सुपर टेट में अच्छा स्कोर करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। आपकी डिग्री, डिप्लोमा, यूपी टेट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू है, डोमिसाइल, सब कुछ चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हम्म। और फिर आता है आखिरी कदम। इन सब के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब ये मेरिट कैसे बनती है, इसके नियम बदलते रहते हैं, पर आम तौर पर इसमें आपके एकेडमिक्स यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के नंबर। अरे, एकेडमिक्स भी जुड़ते हैं? हाँ, कुछ वेटेज उनका भी हो सकता है, शायद यूपी टेट सी टेट के मार्क्स का भी कुछ हिस्सा जुड़े अगर नियम में हो, और सबसे ज्यादा वेटेज होता है सुपर टेट में मिले मार्क्स का। इस कंबाइंड स्कोर के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसी से सिलेक्शन होता है। अरे बाप रे, ये तो वाकई लंबी और काफी मुश्किल प्रक्रिया लग रही है। यूपी टेट तो बस शुरुआत है, असली जंग तो सुपर टेट और मेरिट लिस्ट की है। निश्चित रूप से ये जानना कैंडिडेट्स के लिए बेहद जरूरी है, ताकि वो अपनी तैयारी की प्लानिंग लॉन्ग टर्म सोचकर करें, सिर्फ यूपी टेट पास करके रुकना नहीं है। सही कहा, ये पूरी प्रक्रिया कैंडिडेट के ज्ञान के साथ साथ उसके धैर्य और लगन का भी इम्तिहान लेती है। बिल्कुल, हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट नींव है तो सुपर टेट वो इमारत है जिस पर नौकरी टिकी है। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल जानकारी जो स्रोत में थी, एप्लीकेशन फीस। यूपी टेट का फॉर्म भरने के लिए कितने पैसे लगते हैं? जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपए बताया गया है। जी, और ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये 400 रुपए हैं, और जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूडी, उनके लिए फीस सिर्फ 100 रुपए है। ठीक है। ये अलग अलग फीस स्ट्रक्चर भी आमतौर पर सरकारी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो कुल मिला के हमने यूपीडीएल ईडी पाठशाला के इस वीडियो अंश से यूपी टेट परीक्षा और यूपी में टीचर बनने की पूरी प्रक्रिया के कई जरूरी पहलू समझ लिए। परीक्षा का पैटर्न, एलिजिबिलिटी, खासकर वो डीएलएड वाली बात जो स्रोत ने कही, पासिंग मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग का ना होना, और सबसे अहम कि यूपी टेट सिर्फ पहला कदम है, पूरी मंजिल नहीं। हाँ बिल्कुल, सार यही है कि यूपी टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट बल्कि अनिवार्य पड़ाव है। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन ये अपने आप में मंजिल बिल्कुल नहीं है। इसे आप सुपर टेट में बैठने का एक तरह का एंट्री टिकट मान सकते हैं। सही। असली सिलेक्शन सुपर टेट के परफॉर्मेंस और ओवरऑल मेरिट पर ही निर्भर करेगा। इसलिए तैयारी सिर्फ यूपी टेट लेवल की नहीं, बल्कि आगे सुपर टेट को ध्यान में रखकर करनी होगी।